हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और 7 से 13 सितंबर के जो जितने भी सारे मुद्दे थे पूरे एक हफ्ते के, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस बार थोड़ा सा प्लान में चेंजिंग है। इस बार हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो थीम वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे पहले नियुक्तियां मतलब नियुक्तियां डिस्कस करेंगे, तो इस हफ्ते जितनी भी नियुक्तियां चर्चा में हुई हैं उसको देख लेंगे। फिर वैसे ही पहल व योजनाएं, इस हफ्ते जितनी भी योजनाएं पहल हुई हैं उनको करेंगे। फिर रिपोर्ट और सूचकांक, पुरस्कार और सम्मान, संगठन और सम्मेलन और दिवस और थीम, ऐसे कर करके हम थीम वाइज ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि वीकली करंट अफेयर्स लाने का हमारा एक ही मकसद है, आपका टाइम सेव हो सके। टाइम को बचाना हमारा मेन मकसद है, क्योंकि दोस्तों इतना सारा पढ़ना होता है, उसमें कितना टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो आप पूरे हफ्ते आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ो। बाकी जो संडे है उसको आप उसमें आप करंट अफेयर्स को कवर कर लो, और ये संडे को क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस जो हफ्ते थे उसमें बहुत सारे मुद्दे चर्चा में, जैसे कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने, बराक ओबामा बड़े चर्चा में थे, थाईलैंड के राष्ट्रपति चर्चा में थे। इन सबको हम बहुत डिटेल्स में और सारे पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज का डे ऑफ थॉट, आप आज का शुभ विचार आपका जो जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपकी जो मंजिल है उसको प्राप्त करने में थोड़ा मदद करेगा। दोस्तों, जब भी मेरा लो फेज आता है और मुझे जब भी ऐसा लगता है कि यार क्या करें, सक्सेस नहीं मिल रही या कुछ भी, तो मुझे ये कोट्स बड़ा मदद करता है। आप लोग भी याद रखना और आपको भी बहुत हेल्प करेगा। वैसे ये कोट्स हैं, अगर कर्म में तेरे सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ठीक है दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कर्म सच्चा है, अगर आपकी मेहनत सच्ची है, तो जरूर उसकी उसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। भले आज नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मेहनत से नहीं भागना है और मेहनत करते रहना है और सच्चे दिल से मेहनत करना है। तो हम शुरू करते हैं नियुक्तियों से। जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उनको हम अब कवर करेंगे, इस हफ्ते जितनी भी हुई हैं। तो पहला है, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आनुतिक चारनविकुलम। आनुतिक चारनविकुलम जो बने हैं वो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो 15वें बने हैं और ये सीपी राधाकृष्णन बने हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और ये कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। वह तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। चुनाव कैसे होता है उपराष्ट्रपति का? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, इनके सारे अनुच्छेद अगर आपको याद रखना, तो एक ट्रिक है, मैंने शॉर्ट एक बनाया था, शॉर्ट वीडियो, उसमें इसी चैनल पे है, पंख पाठशाला पे। उसमें ये ट्रिक है, उसका निकास शनि है। इसको याद रखना, उसका निकास शनि है। ठीक है, जिसमें से आप 63 से उपराष्ट्रपति के पद, फिर से सभापति, का से कार्य। ठीक है, इसको आप देख लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ये बड़ा आपको हेल्पफुल करेगा। आगे है, खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पीयूष गोयल बन गए हैं खान मंत्रालय के नए सचिव। हाल ही में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो डेविड लैम्पी जो है वो ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, 5 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री एजेला रेनर को कर घोटाले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद ये बने थे डेविड लैम्पी जो है ये बने थे। आगे है, लगातार तीसरी बार जमैका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो एड्रयू होलनेस जो है तो जमैका के नए प्रधानमंत्री बने हैं लगातार तीसरी बार। आगे है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान यानी CSIR NISCPR की नई निदेशक कौन बन गई है? तो बन गई रायसम डॉक्टर गीता वानी रायसम बन गई है। आगे है,
भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किस देश ने पहली एआई मंत्री डायला को नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया है दोस्तों, ये किया है अल्बानिया ने। अल्बानिया ने ऐसा किया है। तो दोस्तों ये नियुक्तियां जो है 5-7 ये हमारी कवर हो गई। अब हम पहल व योजनाएं देख लेते हैं इस हफ्ते की कौन सी पहलों व योजनाएं हुई हैं। तो ये भारत में कृषि खाद्य व तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है भारतीय पहल? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो भारतीय पहल लॉन्च किया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय पहल कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक विशेष कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि पद्धतियों में सुधार, ग्रामीण उद्योगों को समर्थन और भारत की निर्यात क्षमता को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम किसानों, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और वैश्विक बाजारों के बीच एक सेतु का काम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय प्रतिभाओं और उत्पादों को वह पहचान मिले जिसके वे हकदार हैं। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, भारतीय पहल लाया गया है। आगे है, भारत ने शैक्षिक वर्ष 2025-26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के लिए ऐसा किया गया है। आगे है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी पोर्टल जो लॉन्च किया है दोस्तों वो किया गया है सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की है, जो एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा बढ़ाना है। साथ ही सरकारी पहलों के बारे में भी जागरूक करना है, इसका मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थी पहल व योजनाएं, जिसमें से ये थी, पहली थी भारतीय पहल, ठीक है, जो कि कृषि मंत्रालय द्वारा थी। फिर थी ये 1000 ई छात्रवृत्ति जो कि अफगानिस्तान के छात्रों के लिए किया गया है। और ये तीसरी थी संचार साथी पोर्टल जो कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब इस हफ्ते जितने रिपोर्ट व सूचकांक है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग रूपरेखा NIRE 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार शीर्ष पर रहा है? तो जो शीर्ष पर आया दोस्तों वो IIT मद्रास रहा है। समग्र श्रेणी में शीर्ष पर IIT मद्रास, फिर IISc बेंगलुरु, फिर IIT बॉम्बे रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस रैंकिंग में विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष संस्थानों को स्थान दिया गया है, जिसमें समग्र विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत जो है वो 63वें स्थान पर हो गया है। अब दोस्तों जितने पहला पहली सबसे छोटा या सबसे बड़ा होता है, जैसे भारत में पहला ये हुआ, विश्व में पहला ये हुआ, विश्व का सबसे बड़ा, उसको हम देख लेते हैं इस हफ्ते जितने भी थे। भारत में पहली बार गिद्ध संरक्षण के लिए कौन सा राज्य गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो असम किया है, पहली बार हुआ है, और गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है असम ने। आप लोग कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना। क्वेश्चन है कि पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे किसे कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। आगे, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला आदिवासी परिषद कौन सा बन गया है? फिर बोडोलैंड बन गया है, असम का बोडोलैंड। ये पूरा असम है और इस इधर का जो क्षेत्र है वो बोडोलैंड वाला है, ठीक है। ये बन गया है देश का पहला आदिवासी परिषद। आगे है, रूस ने किस नाम से mRNA तकनीकी पर आधारित दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन को विकसित किया है? तो एंट्रोनोमिक्स नाम है इसका, एंट्रोनोमिक्स, उसके नाम से रूस ने विकसित किया है। अगला है, माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? ते बन गए हैं कोकिची आकुजावा। कोकिची आकुजावा बन गए हैं माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति। और ये जो माउंट फूजी है ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है और इस पे चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज बन गए और उनकी उम्र है 102 वर्ष, ठीक है। जापान के 102 वर्षीय कोकिची आकुजावा ने 5 अगस्त 2025 को माउंट फूजी की चोटी
जिसकी ऊंचाई है 3,776 मीटर पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिससे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड ने उनको मान्यता दी। आगे, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बन रहा है खुर्जा यूपी में। खुर्जा यूपी में बनेगा। इसमें सिरेमिक अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनका यूज दोबारा नहीं होता, जैसे टूटी हुई टाइल्स हो गई, टूटे हुए बर्तन हो गए, तो उनसे ये पार्क बन गए और दुनिया का पहला है और खुर्जा में बन रहा है, तो यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी काफी इम्पोर्टेंट है। आगे, सितंबर 2025 में मोदी व सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहां पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो किया दोस्तों जवाहर नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे किया है। आगे है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के टीडीके कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी का निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इन्होंने जो किया है दोस्तों, ये किया है सोना पानीपत में किया है। आगे है, देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जा रही है? ये खोली जा रही है नुमालीगढ़, असम में। जितने भी ये दक्षिण पश्चिम के राज्य हैं, दक्षिण पूर्व के जितने भी राज्य हैं इधर के, तो वहां में बांस की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वहीं पे बनाया जा रहा है पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी। आगे है, कहाँ पर भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। आगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 10 से 11 सितंबर को यूएई दौरे के दौरान आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य भारत यूएई के बीच शिक्षा और नवाचार के सहयोग को मजबूत करना है। आगे है, एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो बन गए हैं दोस्तों लैरी एलिसन। लैरी एलिसन बन गया दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। आगे है, जनजाति कार्य मंत्रालय ने विश्व के पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये जो किया है दोस्तों, ये दिल्ली में किया। इसके बारे में जानते हैं। जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का उद्घाटन किया, जो राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों के लिए आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और जानकारी का एक ऑनलाइन बाजार। आगे है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए देश की पहली एआई मंत्री डायला को किसने नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने ऐसा किया है। ठीक है, एआई मंत्री एआई है, नॉट कोई मनुष्य नहीं। ये एआई से बनी है डायला और इन्होंने अल्बानिया ने ऐसा नियुक्त किया है भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। भारत में भी ऐसा करना चाहिए, बड़ा भ्रष्टाचारी घुसे पड़े हैं भारत में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं इस हफ्ते किसको किसको क्या मिला है। आगे, कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस लेखक को प्रो वी के गोखक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया दोस्तों आनंद वी पाटिल को ये सम्मानित किया गया है। आगे, किस भारतीय फिल्म निर्माता 42वें वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये जो जीता है दोस्तों, अन्नपूर्णा राय ने जीता है। आगे है, हाल ही में किस संस्था ने पहली बार बागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? पहली बार इसकी शुरुआत हुई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये असम असम ओलंपिक ने इसकी शुरुआत की है, पहली बार बागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आगे है, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए किसे एमी पुरस्कार जीता है? तो बराक ओबामा जो है इन्होंने ये जीता है। ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंट्री है और नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, अवर ओशंस यानी हमारे समुद्र। तो इसमें क्या है, वो जो समुद्र हैं सारे सारे सात सात समुद्र महासागर हैं जो, उनके नीचे की दुनिया को दिखाया गया है। मतलब समुद्र के नीचे कैसे मछलियां हैं, जीव हैं, उनको दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, इसको आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। आगे है, सितंबर 2025 में भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बन गया भारत का पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है, अब आप लोग एक मिनट आगे डिस्कस करने की बात पूछते हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है और त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद यह देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। जबकि जून 2024 में लद्दाख पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो लद्दाख,
चौथा पूछ लेते हैं हिमाचल प्रदेश। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नहीं पता होगा तो खोज के देना, लेकिन देना जरूर, ठीक है। आगे, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सारे पुरस्कार हमने देख लिए। अब हम देखेंगे संगठन व सम्मेलन जो चर्चा में थे इस हफ्ते। तो पहला है 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अमेरिका करेगा 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अगला है 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है दोस्तों बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है और इसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी ने की है, जो कि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये 3 संगठन व सम्मेलन चर्चा में थे, जिसमें ये 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन जो कि अमेरिका करेगा 2026 में, और 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की जो बैठक चल रही है वो बेंगलुरु में चल रही है। अब पुस्तक व लेखक जो इस हफ्ते पुस्तक व लेखक चर्चा में थे उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है मदर मैरी कम्स टू मी, पुस्तक किसने लिखी है? तो अरुंधति राय जो है उनकी ये पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी। अगली है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है दोस्तों, इसके लेखक हैं अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी जो है इसके लेखक हैं। इसमें जो हिस्ट्री का चोल काल है प्लस जो सोमनाथ मंदिर है उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। अगला है डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनुपम खेर है। अनुपम खेर डिफरेंट बट नो पुस्तक के लेखक। तो इस हफ्ते ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें चर्चा में थी, जिसमें से थी मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है, और द चोला वाली जो अमिश त्रिपाठी जी ने लिखी है, और डिफरेंट बट नो लेस जो अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब आगे साइंस एंड टेक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। हाल ही में पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति को देखा गया। तो ये देखा गया आपका 6 सितंबर को लगभग 9:50 पीएम पे ये देखा गया है, ठीक है। आपको पता है चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य, ये है सूर्य और ये है चंद्र, और उसके बीच में आ जाती है ये पृथ्वी, ठीक है। तब ये तब मतलब चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि पृथ्वी की छाया सूर्य पे चंद्रमा पे पड़ती है। आगे छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में ये बनाया जा रहा है, छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र। आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना पहला अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है भारत का, ठीक है। आगे सितंबर 2025 में कौन सा देश हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क का सदस्य बना है? तो ये भारत बना है, भारत ही बना है इसको। हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो फ्लेमिंगो जो बनाया है दोस्तों, ये बनाया है यूक्रेन ने। आपको पता होगा रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक रुका नहीं है, तो ये यूक्रेन ने बनाया है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो याद रखना। आगे हाल ही में किस देश ने उत्कृष्टता जासूसी उपग्रह आफेक 90 लॉन्च किया है? तो इसराइल लॉन्च किया है, ये भी युद्ध में ही चल रहा है। रूस ने किस नाम से mRNA तकनीकी पर आधारित दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन को विकसित किया है? तो एंटोनोमिक्स नाम से विकसित किया है। आगे अपने बातचीत को साइबर खतरों से निपटने के लिए शंभु मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया दोस्तों भारतीय सेना द्वारा। आपको पता होगा इस समय साइबर अपराध कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो अपने भारत की जो खबरें हैं वो बाहर ना जा पाए, इसलिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया संभव मोबाइल ऐप। आगे है, नासा के मार्स रोवर परसिवरेंस ने किस ग्रह पर सूखी नदी में प्राचीन जीवन के संकेतों वाली चट्टानों की खोज की है? तो ये मंगल ग्रह पे खोजा गया है। आगे है, आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है। आगे, भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया इसको। हाल ही में किस देश ने एआई संचालित एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल घोस्ट सार का अनावरण किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा ऐसा किया गया है। तो ये साइंस एंड टेक के सारे क्वेश्चन थे। अब आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तमिलनाडु और केरल क्षेत्र में ई रामास्वामी द्वारा प्रारंभ किए गए किस आंदोलन को 100 वर्ष पूरे हो गए? तो ये आत्मसम्मान आंदोलन था, इसको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं इस साल 2025 में। 2025 में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ई रामास्वामी जो थे वो दक्षिण भारत के थे और आत्मसम्मान आंदोलन में जो निचली जातियां थी उनको मंदिर में प्रवेश प्लस उनको छुआछूत से मुक्त कराने के लिए और बराबरी का हक दिलाने के लिए उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। आगे है, 27वां सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है, याद रखना इसको। दिल्ली में ये हुआ है। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशन स्टेडियम में 5 से 22 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 400 से अधिक ग्रामीण महिलाएं अपने हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन करती हैं। इसमें ग्रामीण महिलाएं जो भी अपना बनाती हैं, हाथ से बनाती हैं या पुश्तैनी से जो बनता हुआ चला आ रहा है, उसको यहाँ पे उसको यहाँ पे दिखाया जाता है और उसको यहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं उसको खरीदते हैं। ठीक है, सरस अजीब का मेला। अब ये आर्ट एंड कल्चर के हो गए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट 3 थे, जिसमें ईवी रामास्वामी का आत्मसम्मान आंदोलन वाला था। फिर 27वां अजीब का मेला था। 2 ही थे आर्ट इस वीक आर्ट एंड कल्चर के 2 थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं खेल स्पोर्ट्स और खेल और कूद देख लेते हैं कौन कौन से थे। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये देश जो कर रहा है दोस्तों, भारत व श्रीलंका इसको कर रहे हैं। आगे, एशिया हॉकी कप 2025 में भारत किस किस देश को हराकर चैंपियन बना है? तो इसमें भारत जो है हराया है दोस्तों, हराया दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया को हराकर भारत चैंपियन बन गया है एशिया हॉकी कप 2025 में। ठीक है। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एशिया की चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी चैंपियनशिप पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण था। यह 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक भारत के राजकीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? बिहार में। ठीक है, बिहार के राजकीय स्पोर्ट्स में। ठीक है, और इसमें जीत गया है भारत और दक्षिण कोरिया को हराया है, याद रखना इतना। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने ये खिताब जीत लिया है यूएस ओपन का। आगे, पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज ने जेनिक सिनर को हराकर अपना दूसरा यूएस ओपन खिताब जीता है। उन्होंने इस जीत के साथ विश्व के नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल की है। आगे, काफा यानी सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप 2025 में फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसमें जो जीता है दोस्तों, कांस्य जीता है फुटबॉल टीम ने। आगे है, डी गुकेश को हराकर विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन कौन बन गए हैं? ते बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो है वो डी गुकेश को हराकर सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बन गए हैं। याद रख आप लोगों ने एक करेक्टर सुना होगा अभिमन्यु। तो महाभारत में जो अभिमन्यु थे वो भी सबसे कम उम्र के थे, जितने वहां पे लोग लड़ाई लड़ रहे थे अभिमन्यु जो थे सबसे कम उम्र के थे। और यहाँ पे भी अभिमन्यु सबसे कम उम्र के बन गए हैं शतरंज चैंपियन। याद रखना ना ऐसे कनेक्ट करके। आगे, आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है? ये जो अभियान है दोस्तों ये करा है विल टू विंग नाम का अभियान का अनावरण किया है। अब पर्यावरण से जितने भी इन्वायरमेंट से जितने भी मुद्दे चर्चा में थे उसको देख लेते हैं। सबसे मोस्टली 2 मुद्दे चर्चा में थे। ठीक है, 2 मुद्दे चर्चा में थे, उसको देख लेते हैं। पहला है
हाल ही में किस देश ने जहरीले समुद्री स्लग यानी नीले ड्रैगन के खतरों के कारण पहली बार अपने समुद्री तट को बंद कर दिया है? तो बंद कर दिया है दोस्तों स्पेन। इससे क्या होता है, महामारी फैल रही थी। ये समुद्री ड्रैगन इनको बोला जाता है और नीले कलर के होते हैं। इससे महामारी फैल रही थी, इसीलिए उसने स्पेन ने अपने समुद्री तट को बंद कर दिया। आगे है, किस राज्य ने में स्थित देवरीगढ़ को देश का नवीनतम बाघ अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है। तो ये पर्यावरण के दो मुद्दे थे, एक तो ये नीला ड्रैगन वाला और दूसरा ये था देवरीगढ़, जो अभी घोषणा होगी बाघ अभयारण्य बनाने के लिए वो। अब दोस्तों, इसमें जितने भी युद्ध अभ्यास और या मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इस हफ्ते, उसको देख लेते हैं। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जपाड जपाद 2025 किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत व रूस के मध्य हुआ है। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भाग लेने के लिए रूस रवाना हुई। यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2025 तक निजनी के मोइनो प्रशिक्षण मैदान यानी रूस में आयोजित होगा। ठीक है। आगे है, ड्रोन युद्धाभ्यास सियोन सियोन प्रहार भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? फिर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इसके भी दो तीन मुद्दे चर्चा में थे। एक तो ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापाद वाला जो रूस के साथ हो रहा है, और एक ये ड्रोन युद्धाभ्यास जो कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। अब राज्य व्यवस्था से कितने भी जितने बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। पहला है, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि बीपीएल कैटेगरी के नीचे के लोगों को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना निःशुल्क मिलनी चाहिए? तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने ऐसा किया है। जो बीपीएल परिवार होते हैं, जो ऑलरेडी गरीब होते हैं, उनको सूचना के लिए कोई नॉमिनल फीस वगैरह कोई चार्ज ना लिया जाए। ठीक है। आगे, हाल ही में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग बताना, मैं इसे नहीं बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री किसके द्वारा दिलाई गई है? दोस्तों, इसका बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मुझे। ठीक है। अब देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर इस हफ्ते। तो दो मेन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पहले तो बने हैं सितंबर 2025 में वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज बन गए हैं। और अगले हैं, हाल ही में नमो युवा रन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बन गए हैं मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन बन गए हैं। ठीक है। तो इस हफ्ते दो ब्रांड एम्बेसडर बने, एक तो ये मोहम्मद सिराज वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एम्बेसडर के, और दूसरे नमो युवा रन अभियान के बन गए मिलिंद सोमन। ठीक है, इनको ध्यान रखिए। आगे ऑपरेशंस, क्या ऑपरेशंस हुए हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा भारत के उत्तरी क्षेत्रों यानी पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ऑपरेशन राहत चलाया गया। इसमें दोस्तों आपको पता होगा पंजाब, हरियाणा, ये सब उधर हिमाचल प्रदेश में बहुत बाढ़ आई हुई है इसमें। ठीक है। तो उसके लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया है, इसको याद रखो। आगे देख लेते हैं दिवस व थीम। इस हफ्ते कौन कौन से दिवस व थीम चर्चा में थी? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 8 सितंबर को। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या रही है इस बार? तो थीम है इसकी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा दे। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा दे। आगे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है दोस्तों, ये मनाया गया 10 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, चेंजिंग द नरेशन ऑन सुसाइड। आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। ठीक है। प्रतिवर्ष 7,40,000 आत्महत्याएं दर्ज की जाती हैं, यानी 43 सेकंड में औसतन एक मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और हर साल, बाप रे, 7,40,000 आत्महत्याएं हो रही हैं। ठीक है। आगे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 11 सितंबर को। 11 सितंबर को मनाया गया। इस वर्ष थीम क्या थी? वनों की सुरक्षा, वृक्षारोपण जागरूकता और टिकाऊ प्राथमिकताओं के माध्यम से स्मरण को कार्यवाही में बदलना। ठीक है। आगे,
विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 13 सितंबर को। और इसकी थीम क्या है इस बार? तो प्राथमिक चिकित्सा व जलवायु परिवर्तन इसकी थीम रहेगी। अब आईआर से जितने क्वेश्चन बनते हैं यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय खबरें थी उनसे कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। किस देश ने अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया? इसको याद रखना, ये किसी भी एग्जाम में टपक सकता है वनडे वाले में। युद्ध विभाग कौन रखा है? तो ये अमेरिका रखा है। अमेरिका ने रख दिया रक्षा विभाग का नाम बदल के युद्ध विभाग। आगे, हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम से 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाने के कारण हिंसा भड़क गई है? तो किसने ऐसा बैन लगाया है? तो नेपाल ने। आपको पता होगा इस समय हिंसा के कारण नेपाल पूरा एकदम तख्ता पलट हो गया। वहां के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के रोड पे मारा गया है। ठीक है, तो वहां के हालात इतने खराब हो चुके हैं। तो नेपाल ने सोशल मीडिया ऐप पे बैन लगाया था। प्लस भ्रष्टाचार भी है वहां पे, भ्रष्टाचार भी है वहां पे। तो इस वजह से नेपाल काफी चर्चा में है, इसको याद रख लेना। और आप लोग इसमें एक होमवर्क है, होमवर्क कर लेना। नेपाल से लगे जितने भी भारतीय राज्य हैं उनका नाम आप लोग लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखना या फिर अपने रफ पेज पे कहीं पे भी लिखना, लेकिन इसको जरूर 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 से करना। ठीक है, नेपाल के जितने भी सटे हुए राज्य हैं हमारे इंडिया से उनको मतलब लिखना यहाँ पे। आगे, भारत में आने किन दो देशों के मध्य उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा पर तेहरान में त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है? तो ये ईरान व आर्मेनिया प्लस भारत के साथ ये वार्ता संपन्न हुई। ठीक है, और ये उत्तर दक्षिण पश्चिम गलियारा के लिए ये वार्ता हो रही थी। और तेहरान में हुई है, और तेहरान जो है ईरान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। अब टेस्ट है, 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। सेकंड है, सितंबर 2025 में मोदी व सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहां पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपको लाइफ में ऐसी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ती है जिसमें आप परेशान हो और आप ऐसे नहीं मतलब कह पा रहे हो कि मैं कहाँ पे कहूँ, मेरी ये कठिनाई है, तो दोस्तों पंख पाठशाला चैनल आपके हेल्प के लिए जितना उससे हो सकेगा वो हमेशा तैयार रहेगा। दोस्तों मैं बता दूं, पंख पाठशाला चैनल खोलने का मेन पर्पज यही है कि स्टूडेंट की मदद हो सके। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टूडेंट की मदद अगर हम कर पाते हैं तो हम मानेंगे कि हमारा ये चैनल सफल हो गया। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए और पढ़ाई करते रहिए, और ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करिए। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखिए।